हेलो गाइस। गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम हेमेटोलॉजी का जो पार्ट नंबर 2 है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि कुछ आरबीसीज के एबनॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। और इसका हम लोग एक थोड़ा सा जितना भी सीबीसी का है उसका नॉर्मल रेंज देखेंगे। और नॉर्मल रेंज में आपको ज़रूर ट्विस्ट मिलेगा कुछ। अगर आपने सही से अगर नॉर्मल रेंज सीबीसी का नहीं पढ़े होंगे तो उसमें आपको ज़रूर ट्विस्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे 100% ट्विस्ट मिलेगा, क्योंकि ट्विस्ट से ही क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ देखेंगे और हम लोग कुछ और भी एबनॉर्मलिटी देखेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जितने भी हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंक्लूजन बॉडी के बारे में। एक्चुअली में इंक्लूजन बॉडी होता क्या है पहले ये समझ लीजिए आप। अगर आरबीसीज के अंदर में यदि आरबीसीज के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस अगर दिखे अपने को, जैसे जब हम लोग आरबीसीज को देखेंगे स्मेयर बना करके तो हम लोग को हीमोग्लोबिन तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कुछ अलग चीज़ और दिखेगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी होता है ये कई तरह के होते हैं, ठीक है। आरएनए भी हो सकता है, आरएनए का एक्युमुलेशन। एक्चुअली देखिए इंक्लूजन बॉडी बनता कैसे है, जैसे कि सपोज दैट अगर हीमोग्लोबिन हमारा सपोज दैट हीमोग्लोबिन डीनेचर्ड हो गया, यानी कि ये हीमोग्लोबिन खराब हो गया कोई कारण से, ठीक है। किसी रीजन से ये हीमोग्लोबिन खराब हो गया तो ये हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। और ये अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग इंक्लूजन बॉडी कर देते हैं। अगर यही आरबीसीज के अंदर में, ठीक है, कुछ डीएनए का पार्टिकल्स जम जाते हैं तो उसको भी हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं, लेकिन क्या डीएनए का इंक्लूजन बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम जो है स्पेशल नाम दिया गया है और इसका भी स्पेशल नाम दिया गया है, तो सारे का अलग अलग नाम है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जमा तो उसके लिए अलग नाम दिया गया है, डीएनए जमा है इंक्लूजन बॉडी के रूप में फॉर्मेशन हुआ है तो उसका अलग नेम दिया गया है। अगर राइबोसोम का अगर इंक्लूजन बॉडी हुआ, ठीक है, तो उसका अलग नाम है। तो इस तरह से पूछते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरह से अराइज होते हैं। सपोज दैट अगर इसमें से हिंज बॉडी दे दिया कि हिंज बॉडी, ठीक है, हिंज बॉडी पहला बात तो किस में पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, प्लेटलेट आ जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल होगा आरबीसी के अंदर। दूसरा पॉइंट बन सकता है कि ये जो हिंज बॉडी है, ठीक है, ये जो हिंज बॉडी है वो किसके, इसका कंपोजिशन क्या होता है, किसके डीनेचर से मिलकर के ये हिंज बॉडी का फॉर्मेशन होता है आरबीसी के अंदर में, तो वो हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हिंज बॉडी किसके कारण से होता है, क्या डिफिशियंसी के कारण से होता है, ठीक है, तो वो ये G6PD के कारण से होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ को लेकर के चलते हैं, उसको कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, वो चीज़ भी अपन देखेंगे। 100% इसमें याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंज बॉडी की, ठीक है। तो हिंज बॉडी एक्चुअली में डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर, ठीक है। ये केस क्यों होता है, तो G6PD का डिफिशियंसी होता है तो हिंज बॉडी बन जाता है हमारे आरबीसीज के अंदर में। ये G6PD क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो G6PD आप लोग ने बहुत सुना होगा, टेस्ट भी लगाते होंगे G6PD, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक्चुअली में ये होता ये है, इसका वर्क होता है कि हमारा जो आरबीसीज का है, आरबीसीज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, G6PD। और एक होता है कि इसमें एनर्जी बनाने का कौन कौन काम करता है, आरबीसीज के एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, हमारा पायरुवेट काइनेज नामक एंजाइम होता है जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसीज के अंदर में ये क्या करता है, हमारा जो फ्री ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करके आरबीसीज को जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में मदद करती है। तो पायरुवेट काइनेज क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है हमारा आरबीसीज का। और G6PD क्या होता है, G6PD
G6PD ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए याद कैसे करेंगे। हीमोग्लोबिन को हम लोग कैसे लिखते हैं, हीमोग्लोबिन He से चालू होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन He से चालू होता है, और हिंज बॉडी भी He से चालू होता है। तो He फॉर हिंज बॉडी, और ये किसके कंपोजिशन से होता है, हीमोग्लोबिन के कंपोजिशन से होता है। और अगर थोड़ा सा और कोरिलेट करना चाहें तो H है, हिंज बॉडी अपन ने देख लिया, ठीक है। तो ये G6PD के कारण से होता है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज़ हॉली जोली बॉडी होता है DNA रेमिनेंट। अगर किसी आरबीसी के अंदर DNA का पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉवेल जोवेल बॉडी। ये किस कंडीशन में होता है, तो ये हमारा मेगालोब्लास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो अगर मेगालोब्लास्ट सेल होता है, तो मेगालोब्लास्ट सेल किसको बोलते हैं, जो अनमेच्योर रहता है। एक्चुअली में आरबीसीज का जब हम लोग फॉर्मेशन देखते थे, तो आरबीसीज बड़ा था और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। फिर हमारा पहले क्या था, हमारे पास प्रोनॉर्मोब्लास्ट था, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट था, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट था, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट था, है ना, फिर रेटिकुलोसाइट था, फिर फाइनली आरबीसी था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, स्ट्रक्चर छोटा होते जाता है। तो कुछ कारण से अगर हमारे बॉडी में, हमारे बोन मैरो में किसी कारण से अगर सेल का मैच्योर नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और ये मैच्योर क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आरबीसीज का मैच्योरेशन करने का काम जो करता है, आरबीसीज को मैच्योर करने का काम जो करता है, वो कौन करता है, विटामिन B12 और विटामिन B9, ठीक है। तो ये दोनों की कमी होता है, तो क्या हो जाता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे हॉवेल जोवेल बॉडी भी दिखते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए रेमिनेंट रहते हैं। क्योंकि देखो डीएनए रेमिनेंट क्यों था मेगालोब्लास्टिक में, ये चीज़ आप कोशिश करो कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब हम लोगों ने देखा था आरबीसी, तो जब हमारा प्रोनॉर्मोब्लास्ट था, तो इसके अंदर क्या था, हमारे पास न्यूक्लियस था, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर में तो डीएनए होता है, अगर मैच्योर नहीं हो पाएगा तो ये न्यूक्लियस यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि ये जब आरबीसी बनता है तो इसका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, तो ये मैच्योर ही नहीं हो पाया, तो क्या बच जाएगा, इसके अंदर डीएनए बचा ही रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा, बचा ही रहेगा। तो इसीलिए डीएनए रेमिनेंट हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में पाया ही जाएगा, ठीक है। और डीएनए रेमिनेंट जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉवेल जोवेल बॉडी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जब भी अध्ययन करें तो कोरिलेट करके अध्ययन करें। फिर ये होता है कैबोट रिंग, एक्चुअली इसको हम लोग 8 फिगर बोलते हैं। ये जो आरबीसीज हैं इसके अंदर कुछ इस तरह का कैबोट रिंग दिखता है, ठीक है, 8 लाइक स्ट्रक्चर का दिखेगा, ठीक है। तो वो हमारा इसमें भी दिख सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी दिख सकता है, और G6PD में भी दिख सकता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, आर्जिनिन रिच माइटोटिक स्पिंडल, एक्चुअली जो हमारा प्रोटीन है आर्जिनिन एक क्या है, अमाइनो एसिड है। तो आर्जिनिन अगर रेमिनेंट होगा तो हमारा कैबोट रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, एक्चुअली इसमें इम्पोर्टेंट ये हो सकता है कि कैबोट रिंग हमारा किस में पाया जाएगा, आरबीसीज के अंदर पाया जाएगा कि डब्ल्यूबीसीज के अंदर पाया जाएगा। तो ये पूरा हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसीज के बारे में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये किस में पाया जाएगा, आरबीसीज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेसोफिलिक स्टिफलिंग, ठीक है, बेसोफिलिक स्टिफलिंग। तो बेसोफिलिक स्टिफलिंग में ये होता है कि राइबोसोम जो हमारे राइबोसोम प्रेजेंट रह जाता है हमारा आरबीसीज के अंदर में, ठीक है। आरबीसीज के अंदर में राइबोसोम प्रेजेंट रह ही जाता है। एक्चुअली राइबोसोम क्या करता है, हमारा डीएनए अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है। तो अगर राइबोसोम अगर हमारे आरबीसीज के अंदर में रह गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसोफिलिक स्टिफलिंग, ठीक है। ये किस में होगा,
एक किस में होगा, थैलेसीमिया में और लेड पॉइजनिंग में। तो थैलेसीमिया में क्यों होगा राइबोसोम स्टिपलिंग, ठीक है, या तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग, वो चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, आपके पास हमेशा वो माइंड में रहेगा। आप बार बार पढ़ेंगे लेकिन माइंड से नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। थैलेसीमिया में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जब भी पढ़े होंगे आप लोग, तो थैलेसीमिया में क्या था, थैलेसीमिया में क्या था कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो 4 चेन होता है ना, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें अल्फ़ा चेन में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया मेजर किसको बोलते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा अल्फ़ा चेन होता है एडल्ट में क्या होता है, HbA में क्या होता है 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो अल्फ़ा में क्या होता है, अगर अल्फ़ा में एब्नॉर्मलिटी है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया। और अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग माइनर थैलेसीमिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया बहुत ही कम देखा जाता है, ठीक है, और अल्फ़ा थैलेसीमिया ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए इसको मेजर और माइनर कर दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, अगर उसमें अल्फ़ा और बीटा वगैरह कुछ अगर एबनॉर्मेलिटी हुआ तो उसमें क्या था कि ये जो हीम का जो ग्लोबुलिन चेन है उसको सिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा था, उसको सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, क्योंकि ग्लोबुलिन चेन प्रोटीन का है, तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया तो उसमें बेसोफिलिक स्टेपलिंग दिखेगा, ठीक है। तो थैलेसीमिया से आप कोरिलेट करके देखेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर एक होता है हमारे पास पेफेनमर बॉडीज। पेफेनमर बॉडीज किससे होता है, आयरन से होता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि जो हमारा आयरन के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं बच्चों, आयरन के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं, अगर आयरन का स्टेन याद हो तो मैंने क्या बताया था, आयरन का स्टेन में पिछला वीडियो में देख सकते हैं, शॉर्ट तरीका बताया था। आयरन इस तरह से लिखाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आयरन। तो अगर हम लोग आर को पी बना सकते हैं, ठीक है, आर को पी बना सकते हैं, तो पी से हम लोगों ने याद रखा था पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन, पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन, ठीक है, पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन हम लोगों ने याद रखा था। और उसी पी से आप याद रख लो पेफेनमर बॉडी, क्योंकि पर्ल्स प्रूशियन डबल पी आ रहा था, यहाँ पे भी डबल पी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पेफेनमर बॉडी किस में पाया जाएगा, आयरन डिपॉजिट रहेगा तो, यानी कि आयरन डिपॉजिट हो जाता है किसी आरबीसी के अंदर, तुम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। आयरन की कमी से अगर हुआ तो उसको हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये जो आयरन है वो डिपॉजिट होने लगा कहीं पे, अगर डिपॉजिट होने लगा तो हम उसको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग पी से याद रखेंगे पर्ल्स प्रूशियन ब्लू स्टेन, और पी से याद रखेंगे पेफेनमर बॉडीज, ठीक है, क्लियर। अब एक होता है गोल्फ बॉल बॉडी, तो ये भी हमारा HB उसके अंदर HB के कारण से होता है, HB की एबनॉर्मलिटी के कारण से होता है। तो HB का एबनॉर्मलिटी कौन सा था, एक HbH था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ HbH, एक HbH होता है क्या, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, मैं आगे पढ़ाऊँगा। एक HbF होता है, ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन एक HbD होता है, ठीक है, ऐसा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप ना देखेंगे आगे चल के, ये चीज़ हो गया इसके बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में। अब देखिए नॉर्मल रेंज में मैंने जो आपको ट्विस्ट बोला था वो अभी ट्विस्ट आने वाला है, बिल्कुल ही आने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉर्मल रेंज में तो आप लोगों को ये तो पक्का पता है, ठीक है, आरबीसीज का सबको पता है 4 से 5 मिलियन क्यूबिक mm, हीमोग्लोबिन का पता है 13 से 17, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल में थोड़ा सा एक पॉइंट आप पीछे कर दो, 12.5 से आप कर दो 15, और 13 से कर दो 17, तो ये हमारा फीमेल का हो जाएगा, ये हमारा मेल का हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है,
अगर आएगा तो केवल हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज आएगा। और हाँ, ये जो ग्राम पर डीएल है ना, ये चीज़ याद रखना जरूरी है। या तो ग्राम परसेंट भी रहेगा तो वो भी सही आंसर हो गया, क्योंकि ग्राम परसेंट मतलब 100, हमेशा क्या होता है 100, ठीक है। और डीएल मतलब ही 100 होता है, यानी कि 100 ml में कितना ग्राम रहेगा, तो वो चीज़ दोनों एक ही बात हुआ, परसेंटेज और वो। हम लोग बात करते हैं पीसीवी के बारे में। पीसीवी को एचसीटी भी बोलते हैं, हिमेटोक्रीट भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 35 से 54। इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट देखिए, एक रूल होता है थ्री रूल क्या कहता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 आया है किसी का, और उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पीसीवी निकल जाएगा, ठीक है। तो पीसीवी निकल जाएगा तो 12 तिया 36% हो जाएगा हमारा पीसीवी। तो ये 3 रूल भी याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना चाहिए। एक होता है 9 रूल, ठीक है। तो 9 रूल में क्या होता है, अगर हमारा जितना आरबीसीज काउंट आया उसको हम लोग अगर काउच मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं 9 रूल। तो 9 रूल भी हमारा पीसीवी का है। तो इसमें कितना आ जाएगा, सपोज दैट हमारा 4 आया है, ठीक है, आरबीसीज काउंट 4 इंटू 9, तो 9 चौक 36% हो जाएगा हमारा पीसीवी। तो 3 रूल और 9 रूल, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 9 रूल में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं और 3 रूल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रूल में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एचबी से, और 9 रूल में किससे करते हैं हम लोग, सेल काउंट से, यानी आरबीसी काउंट से, ठीक है। तो ये 2 रूल आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एमसीवी का, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक आरबीसीज के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उसकी बात करता है, ठीक है। तो वो कितना होता है फेम्टोलीटर में, 80 से 100। इसको जब मैं आपको रेल सेट इंडाइसिस बताऊंगा ना, तो इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट आने वाला है। अगर मैं इसमें यहाँ पे बताने बैठ जाऊँ तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके लिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। MCH का नॉर्मल वैल्यू 27 से 33। अभी भले ही आपको याद नहीं हो, लेकिन जब आप मेरा वाला वो वीडियो देखेंगे रेल सेट इंडाइसिस वाला, तो बिल्कुल ही याद होगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी। अरे कहीं भी घूमते फिरते आप बोल दोगे इतना इतना है, कैसे है वो भी बोल दोगे, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो हमको मालूम है किस तरह की दिक्कत आती है हम लोगों के साथ, वो चीज़ हमको मालूम है, और उसी को दिक्कत को देखते हुए हम वीडियो को शूट करते हैं। मेरा ये बिल्कुल विचार नहीं है कि आपको हम कंटेंट दें, मेरा विचार है कि हम कंटेंट को समझाएं, ठीक है। कंटेंट तो आपके पास कुट कुट के भरा हुआ है। तो अभी देख लीजिए आप, अगर याद हो सकते हो ठीक है। MCH का कितना होता है, 33 से 37 ग्राम पर डीएल, ये चीज़ भी आपको बताऊंगा मैं। RDW देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट आता है एक, ठीक है। RDW हम लोग RDW नॉर्मली जो जानते हैं, कोई भी बच्चे अगर याद किए होंगे, थोड़ा पढ़े होंगे, तो 11 से 14% होता है। बट अगर 40 से 50 भी दिया रहे ऑप्शन में, तो वो भी सही है और ये भी सही है। बोलो कैसे सही है सर, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्चुअली 11 से जो 14 है ना, 11 से 14, अगर उसके पहले हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू दिया रहेगा, कोफिशिएंट वैल्यू कितना होता है RDW का, सी भी लिखा होगा, तो वो 11 से 14% होता है। अगर CD लिखा हो तो हमारा होता है 40 से 50%, ठीक है। CD में अगर लिखा हो, ठीक है, तो वो 40 से 50%। आप CBC का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें पता रहेगा आपको। और यही क्वेश्चन घुमाया था अभी, पिछले एक एग्ज़ाम हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें तो सभी ने यही मार के आया था 11 से 14। उसने वो नहीं देखा कि RDW का CV पूछ रहा है कि CD पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल का हम लोग को पता है 40 से 70 है, 20 से 40 है, मोनोसाइट 2 से 10 है, ठीक है। यूसिनोफिल 1 से 6 है। तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, तो इसको आप देख सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। अब थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेंगे, एक चीज़ और बचा है, ठीक है।
ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वेरिएशन इन साइज, अगर साइज में वेरिएशन है, आरबीसीज का साइज जो है वो छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का मोटा है, किसी का कुछ है, अगर साइज में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनआइसोसाइटोसिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनआइसोसाइटोसिस। ठीक है। और अगर शेप में प्रॉब्लम है, आरबीसीज का शेप में प्रॉब्लम है, किसी का शेप इलोंगेटेड है, किसी का शेप राउंड है, किसी का शेप ओवल है, कुछ कोई आरबीसीज इस तरह से घुसा हुआ है, कैसे भी हो सकता है, कुछ एबनॉर्मलिटी के कारण से दिखता है ये सब चीज़ एक्चुअली में। ठीक है, तो उसको वैसे अगर ब्लड स्मेल में दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोइक्लोसाइटोसिस। अब देखिए इसमें मैंने ट्रिक बनाया था, शेप की बात करते हैं हम लोग। अगर आरबीसीज का शेप में प्रॉब्लम है तो पोइक्लोसाइटोसिस बोलते हैं। अब देख लीजिए P4 पोइक्लोसाइटोसिस। अनआइसोसाइटोसिस में कहीं भी पी आ रही है क्या? बिल्कुल भी पी नहीं आ रही है। ठीक है, अनआइसोसाइटोसिस में पी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो शेप से कोई रिलेशन इसका नहीं होगा। अगर शेप से रिलेशन नहीं होगा तो साइज पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से आप करो। अगर एस को पकड़ोगे तो एस तो दोनों में मिल ही जाएगा, तो पी दोनों में नहीं है। अनआइसोसाइटोसिस में पी नहीं है, ठीक है, और पोइक्लोसाइटोसिस में पी है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक आरबीसीज किस में सीन होगा? सीता में सीन होगा। ठीक है, सीता में सीन होगा, इसका ये शॉर्ट ट्रिक है, सीता में सीन होगा। माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक मतलब क्या? सेल का जो साइज रहेगा वो छोटा रहेगा और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा और सेल का साइज भी छोटा रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। तो वो किस में रहेगा हमारे पास? सीता में। सीता से सेडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आई से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, टी से थैलेसीमिया और ए से हमारे पास एनीमिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दिखेगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, मैक्रोसिटिक और हाइपरक्रोमिक जस्ट इसका उल्टा किस में दिखेगा? मैक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक उल्टा किस में दिखेगा? तो वो किस में दिखता है हमारा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, या तो विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया में, और हमारा फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया में, वो हमारा दिखेगा मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, एक आता है कि नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब दिखेगा? तो वो हम लोग खुद कब दिखेगा? हीमोलाइटिक एनीमिया में। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या दिखेगा? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्योंकि देखिए इसमें अंदर की बात कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, अंदर की बात कुछ नहीं है, आरबीसी सेल की कमी हो रहा है, सेल के अंदर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आरबीसी अगर टूटेगा हमारे बॉडी से, अगर आरबीसी का बाहर निकलेगा, आरबीसी ब्लीडिंग्स के बाहर निकलेगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया में इस सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेल का काउंट डिक्रीज होगा। तो नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक किस में दिखेगा अपने पास? हीमोलाइटिक एनीमिया में। तो इस तरह से आप पढ़िए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। इसमें एक्चुअली ये बहुत टफ टॉपिक है एनीमिया, लेकिन मैं अगर एनीमिया का भी मैं टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा एक बार। हालांकि मेरे को पढ़ाना ही है वो चीज़, तो उसमें बताऊंगा। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना। थैलेसीमिया क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया क्या है, कैसे है एक्चुअली में, इसके बारे में बात करेंगे। एक विटामिन B12 में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसके कारण से भी होता है, तो उसको किस तरह से, जिसे उसको हम लोग पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल भी सारे वीडियो देख सकते हैं। मैं इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इस तरह के आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक होता है मैक्रोसिटिक, मैंने बताया था अभी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया में। पर्नीशियस एनीमिया मतलब विटामिन B12 के बारे में बताएंगे। एक होता है टारगेट सेल किस में दिखेगा?
ये टारगेट सेल हमको दिखता है थैलेसीमिया में, ठीक है। टारगेट सेल किस में दिखता है हमारा? थैलेसीमिया में। HbC में, एक्चुअली HbC को हम लोग कूलिश एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया का HbC एक पार्ट होता है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। और एस्पेरोसाइटोसिस किस में दिखेगा? एस्पेरोसाइटोसिस मतलब सेल का साइज छोटा हो जाता है और उसमें क्या होता है, पूरा कंडेंस हो जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो किस में दिखेगा? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में दिखेगा। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में वो दिखेगा एस्पेरोसाइटोसिस। टीयर सेल किस में दिखेगा? तो टीयर सेल हम लोग को दिखाता है मायोफाइब्रोसिस में। मसल्स में अगर फाइब्रोसिस हो गया तो उसमें टीयर ड्रॉप सेल दिखेगा। टीयर मतलब आंसू, आंसू जैसा इस तरह से आपको कुछ ड्रॉप दिखेंगे आरबीसीएस के अंदर में, ठीक है। क्लियर? एक होता है बाइट सेल। तो बाइट सेल किस में दिखेगा? हमारा G6PD डिफिशियंसी में बाइट सेल दिखेगा। और सिकल सेल किस में दिखेगा? सिकल सेल का, सिकल टाइप का इस तरह हंसिया आकार का जो दिखेगा वो किस में दिखेगा? हमारा सिकल सेल एनीमिया में दिखेगा। सिकल सेल वो पेंसिल सेल होता है। पेंसिल हमारा किस में दिखेगा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको याद रख सकते हैं। अगर इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर डालता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आज हमारा हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में और आरबीसीज के एबनॉर्मलिटी के बारे में। अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। एक यहाँ पे कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ, एस्पेरोसाइटोसिस और सिस्टोसाइटोसिस, इसमें दिक्कत आता है बच्चों को। एस्पेरोसाइटोसिस और सिस्टोसाइटिस में दिक्कत आता है। सिस्टोसाइटिस मतलब कि फ्रैगमेंट हो जाता है, आरबीसी टूट जाता है, तो उसको हम लोग तो बोलते हैं सिस्टोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस पर किस में टूट जाएगा आरबीसी? तो आरबीसी किस में टूटता है? हेमोलाइटिक एनीमिया में। तो हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या दिखेगा? सिस्टोसाइटोसिस, है ना। और एस्पेरोसाइटोसिस ऑटो हेमोलाइटिक एनीमिया में दिखेगा। दोनों देखिए, दोनों आप इसमें गौर करें, अगर आप गौर करें इस पर, तो दोनों में क्या है? हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें भी ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, इसमें भी हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो एस्पेरोसाइटोसिस हमको दिखेगा हीमोलाइटिक एनीमिया में, और सॉरी सिस्टोसाइटोसिस और एस्पेरोसाइटोसिस दिखेगा हमारा ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया में। तो ये चीज़ आप कोरिलेट करें, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए हमारे ब्रेन के पास, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है भगवान ने, तो इसके लिए चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।